फ्रेंड्स, दिस इज अनु एंड वेलकम टू आवर चैनल साहित्य शिक्षा। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है न्यू क्रिटिसिज्म। आज हम न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म एक्चुअली में क्या था। तो सबसे पहले तो आई होप कि आप सब गुड होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म को। सबसे पहले तो जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, कहीं पर भी, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी चीज आप क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके पास वाई का जवाब तो जरूर होना चाहिए कि वाई यू रीड दिस, ठीक है। तो न्यू क्रिटिसिज्म को भी हम क्यों पढ़ें, हमें क्या नीड है। एक्चुअली में हुआ क्या था ना, इस वाई का जवाब क्या है। एक्चुअली में हुआ क्या कि जब जो ओल्ड हिस्टोरिकल जो क्रिटिक्स थे वो मेनली क्या करते थे कि वो जब भी किसी टेक्स्ट को रीड करते थे ना, तो वो ऑथर के साथ अटैच करके पढ़ते थे। अगर मान लिया हम एग्जांपल ले विलियम वर्ड्सवर्थ का, वो एक नेचुरल पोइट थे, हमेशा नेचर को पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखते थे। तो अगर आप उनका कोई भी वर्क देखोगे तो आप देखोगे कि उनके हर वर्क में जब आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि नेचर के बारे में ही बात हुई होगी। जहां वर्ड्सवर्थ का नाम आ गया, आप उनके नाम से ही रिलेट करके टेक्स्ट को पढ़ना शुरू कर दोगे और आपको पता है कि ये मीनिंग हो सकता है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि कभी कभी हम मेंटली बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या तो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाते हैं। अगर हम बात करें, अगर हमारा मूड सैड है तो हम कोई भी सैड सॉन्ग लगा लेंगे, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मूड सैड है तो हैप्पी लगाना चाहिए ना। बस ये ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो जब आप किसी अच्छे टेक्स्ट को पढ़ रहे हो बट आपका मूड डिस्टर्ब है, तो उस टाइम पे क्या होगा, आप उसका मीनिंग उतने अच्छे से कंक्लूड नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो और कुछ बात कहना चाह रहा हो बट आपने अपने मूड के हिसाब से उसका कोई और मतलब निकाल लिया। तो ये दोनों ही प्रोस्पेक्ट न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग गलत है। जो ओल्ड हिस्टोरिकल जो क्रिटिक थे उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बिल्कुल सही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट फिर क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। आपको पता है कि सब जो होते हैं उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो कुछ क्रिटिक ऐसे आए जिन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, फ्यूगेटिव मूवमेंट जिसको बोला गया, फ्यूगेटिव ग्रुप्स बनाया यूनिवर्सिटी के अंडर। कुछ जो पर्सन थे इकट्ठा हुए और पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी टेक्स्ट को रीड कर रहे हो ना, तो हमेशा टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रीड करना है। अगर आप उसमें ऑथर का नाम ले आते हो कि भाई ऑथर ने ये बात बोली है, तो वहीं पे वो चीज़ गलत होना शुरू हो जाती है। फिर आप टेक्स्ट को नहीं देख पाते कि टेक्स्ट आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंड। सेकेंडली क्या है कि अगर रीडर अपने रिस्पॉन्स के साथ टेक्स्ट को रीड करता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो दोनों ही सिचुएशन गलत है, ना तो रीडर को और ना ही ऑथर को, किसी को बीच में नहीं लाना। जब भी आप टेक्स्ट को रीड कर रहे हो ओनली टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, उसकी उसमें क्या सिमिली यूज हुई है, क्या मेटोनमी यूज हुई है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एक्चुअली में ये सबसे पहले हुआ कब, 1910 में। जो आई रिचर्ड हैं उन्होंने अपना वर्क दिया था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उस दौरान क्या था कि वो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर और उन्होंने एक टेक्स्ट लिया और उनको सब बच्चों में डिवाइड कर दिया उस पेज को। और जब उसने देखा कि सभी बच्चों ने अपने अकॉर्डिंग ना जो रिचर्ड है उन्होंने ऑथर का नाम दिया और ना ही बताया कि ये कहाँ से रिलेटेड है। तो जब बच्चों ने उसका एनालाइज किया तो सबका अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उस टाइम में आई रिचर्ड को रियलाइज हुआ, आई रिचर्ड न्यू क्रिटिक हैं, कि जो टेक्स्ट है उसका एक्चुअल मीनिंग तभी सामने आ सकता है जब हम अपना और ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कर दें, ठीक है। वहां से ये इन्वेंट होना शुरू हुआ था। बट जॉन क्रो रैनसम ने एग्जैक्टली ये न्यू क्रिटिसिज्म जो एक वर्क लिखा जिसका नाम ही न्यू क्रिटिसिज्म था 1941 में। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि उस टाइम पे ये और कंफर्म हो गया। और जो फ्यूगेटिव ग्रुप्स था उसके भी जो इन्वेंट किया था जो, वो कौन थे, जॉन क्रो रैनसम मेन थे उनमें। ओके, आई होप कि अब भी यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम थोड़ा और डिटेल में चल पड़ते हैं। चलो अब देखो, न्यू क्रिटिसिज्म है वो एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट भी बोला गया है। अब सबसे पहले वो फॉर्मलिस्ट मूवमेंट क्यों बोला गया है, क्यों का जवाब तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। बिकॉज वो टेक्स्ट के अंदर एक फॉर्म ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको फॉर्मलिस्ट मूवमेंट भी बोला जाता है। अंडरस्टैंड। सेकेंड, जो फादर है न्यू क्रिटिसिज्म के, उनको
वो किसको माना गया? आई रिचर्ड को। ठीक है, उनकी जो बुक थी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में आई थी। इसका फुल टाइटल है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बिल्कुल 100% याद रखना है भाई। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। अंडरस्टैंड? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, जॉन क्रो रैंसम है, ये कंसिडर माने जाते हैं फाउंडर, ठीक है, न्यू क्रिटिसिज्म के। इनका भी जो वर्क था मैंने बता दिया आपको, उसका नाम भी न्यू क्रिटिसिज्म था। ओके, 1941 में। इट वाज फॉर्मलिस्ट मूवमेंट, ये भी हो गया है, फॉर्म है लिटरेचर की। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स, आपको पता है कि हर चीज के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसके भी अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। चलो देख लेते हैं क्या। एक तो ये फॉर्म पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे जितने भी राइटर थे। दूसरा, टेक्स्ट के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते थे। तीसरा, लैंग्वेज और टोन क्या है टेक्स्ट की। चौथा, लिटरेरी डिवाइस एंड टेक्निक्स क्या यूज हुई हैं। पांचवा, सिंबल एंड मेटाफर क्या यूज हुए हैं। ठीक है। छठा, फोकस करते थे टेक्स्ट पे, नोट ऑन रीडर पे नहीं, ओनली टेक्स्ट पे फोकस। 7 क्या है, ये एम्फोसाइज करता है क्लोज रीडिंग पे, पर्टिकुलर ऑन पोएट्री। अब मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ यहाँ से कि जो न्यू क्रिटिसिज्म के जो पोइट थे या जो क्रिटिक थे, उन्होंने मेनली मॉडर्न पोइट्री से शुरू किया था। पोइट्री पे उनका मेन फोकस था। उन्होंने पोइट्री से ही अपनी शुरुआत की थी कि किस तरीके से मतलब कि जो टेक्स्ट है उसको रीड करना चाहिए, किसी भी पोएम को रीड करना चाहिए। तो वो क्लोज रीडिंग पे ध्यान देते थे। क्लोज रीडिंग क्या है? क्लोज रीडिंग का मतलब होता है कि जब आप टेक्स्ट को अच्छे से रीड करो अदर चीजों को साइड करके। ओके, इट इज अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जो आया था मिड 20th सेंचुरी में। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो, व्हाई दिस कम, ये क्यों आया था ये मैंने बता दिया है। ओल्ड स्कूल ऑफ हिस्ट्री उसके अगेंस्ट आया था। अब ये न्यू क्रिटिक बिलीव करते थे कि व्हेन वी रीड टेक्स्ट, जब हमें टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो हमेशा हमें मेटाफर, आयरनी और पैराडॉक्स हमें स्टडी करनी है और देन हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट राइटर क्या क्या थे, कौन कौन थे न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर। अब आपको एक बात बता देती हूँ कि जितने भी न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर है वो राइटर हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डोंट वरी, कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे राइटर आपको 1 by 1 करवा दिए गए हैं। उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं, उनके मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट है आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप वो प्लेलिस्ट देख लो न्यू क्रिटिसिज्म की, दैट्स मच। ओके, अब देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। विलियम एम्सन, क्लिंट ब्रूक, विंसेंट एंड बियर्सले, F.R. लेवायर्स, T.S. एलियट, R.P. ब्लैकमोर, एलन टेट और आई रिचर्ड, जॉन क्रो रैंसम, इन सब की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। ओके, आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। अब देखो कुछ की कंसेप्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो इस न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर इन राइटर्स ने दी थी, जैसे हेरेसियो, पैराफ्रेज, ठीक है, सेंस, टोन, इंटेंशन आई रिचर्ड ने दिया। ठीक है, जो विंसेंट एंड बियर्डले हैं उन्होंने क्या दिया, उन्होंने बोला कि इंटेंशनल फैलेसी कैसे करते हैं हम किसी टेक्स्ट के अंदर। एलन टेट ने ऑटोटेलिक टेक्स्ट के बारे में बात की, पोइट्री में टेंशन के बारे में बात की, इंटेंशन क्या होनी चाहिए। तो सभी राइटर्स ने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं और ओंटोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की बात हुई है। ठीक है, तो ये सारे आपको पहले ही डिटेल में करवाए जा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। और ये सारी थोड़ी फोकस करती हैं इंडिविजुअल वर्क पे और किसी चीज को नहीं लिया। ये क्या कहती हैं, हमें इंडिविजुअल वर्क पे फोकस करना है। स्पेशली फोकस करती है मेटाफर, आयरनी, टेंशन एंड पैराडॉक्स पे। और दे बिलीव इंटेंशनल फैलेसी। ओके, कि हमें पूरा जो टेक्स्ट है वो उसी इंटेंशन से पढ़ना चाहिए, कोई फैलेसी उसमें नहीं करनी चाहिए, कोई मिस्टेक या कोई एरर। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा बड़ी तो कोशिश की है ना हो वीडियो, और ईच एंड एवरी पॉइंट भी क्लियर हो जाए कि अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ बाय फ्रेंड, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ड्रीम, बिलीव, एक्ट। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।